Hello students, class 12th physics. Today we are going to discuss about our last topic of this unit, that is hysteresis. Hysteresis क्या होता है? Hysteresis is a property of ferromagnetic material. Ferromagnetic material की एक property है, ठीक है. इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम I और H के बीच में एक कर्व बनाएंगे. I is the magnetization, ठीक है, और H जो है वो क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. इन दोनों के बीच में हम क्या बनाएंगे? कर्व बनाएंगे और देखेंगे कि उस कर्व के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं, ठीक है. तो मैग्नेटाइजेशन हमें क्या बताएगा कि कितना मैग्नेटाइज हुआ, ठीक है. कोई भी सब्सटेंस जैसे कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने जो लिया वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, ठीक है. और मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताएगी उसकी मैग्नेटाइज कितना ये करेगा. पहले ये मैग्नेटाइज करेगा सब्सटेंस को और ये बताएगा कि कितना मैग्नेटाइज हुआ वो सब्सटेंस, ठीक है. तो सबसे पहले हमने एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया. टेक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. हमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया जो अनमैग्नेटाइज था, उसके पास कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है. सपोज करो आपने उसको एक सोलेनॉइड के अंदर प्लेस करवा दिया. तो जैसे ही आपने उसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर प्लेस करवाया तो ये हमें पता है कि जब तक उसके अंदर से हम करंट पास नहीं करेंगे तब तक उसके पास कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल जो है उसके अंदर कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगी, ठीक है. कोई भी उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी. तो H उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? जीरो होगी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो और I की वैल्यू भी क्या रहेगी? जीरो रहेगी, ठीक है. लेकिन जैसे ही हम करंट को इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो H की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी. मैग्नेटाइज हो जाएगा वो, उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है. अब देखो हमने I और H जो है वो दो एक्सिस पे लिए. एक्स एक्सिस पे हमने H लिया मैग्नेटिक इंटेंसिटी और Y एक्सिस पे हमने क्या लिया? मैग्नेटाइजेशन, ठीक है. लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हमने इस तरह से किया, करंट इसमें से पास करवाया और उसकी H की वैल्यू इंक्रीज हुई तो I की वैल्यू भी क्या होती रही? इंक्रीज. O पॉइंट से, ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया. तो ये ग्राफ जो है वो यहाँ से लेकर इस शेप के अंदर बना. मतलब एकदम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हल्का सा कर्व फॉर्म में हमें ये ग्राफ मिला, ठीक है. और इस पॉइंट पे जाके, ए पॉइंट पे जाके क्या हुआ? सैचुरेशन आ गई. सैचुरेशन का मतलब इसके बाद I की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था H की वैल्यू इंक्रीज करने पर, ठीक है. तो A को हमने क्या बोल दिया? सैचुरेशन पॉइंट. सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जितना हम अब चाहे हम H की वैल्यू कितनी भी इंक्रीज करें, ठीक है, लेकिन I जो है वो क्या मिल रहा है आपको? कांस्टेंट मिल रहा है उसके बाद, ठीक है. तो इसके बाद I की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी. उसके बाद देखो क्या हुआ. तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ आपके लिए, A जो है वो एक सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है. H इंक्रीज करेगा तो I इंक्रीज करेगा. ये हमने सोचा था इस तरह से होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? बट एट A I बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है. तो I जो है वो कांस्टेंट हो गया विद इंक्रीजिंग H. जैसे ही आपने H की वैल्यू को इंक्रीज किया, I की वैल्यू क्या मिली? हमें कांस्टेंट मिली, ठीक है. अब देखो, अब जैसे ही हमने H को डिक्रीज करना शुरू किया, अब हमने सोचा कि इंक्रीज करने से तो कुछ हो नहीं रहा है, अब इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो अब हम इसे डिक्रीज करके देखते हैं. तो जैसे ही हमने इसको डिक्रीज किया तो हमें लगा था कि ये ग्राफ इसी पे वापस आना चाहिए, लेकिन ये इसके ऊपर दोबारा से वापस आने की बजाय इसने ये वाला ग्राफ हमें मिला B पॉइंट तक, ठीक है. तो A से B पॉइंट तक हमें ये ग्राफ मिला. कब मिला? जब हमने H की वैल्यू को क्या किया? डिक्रीज किया. जैसे ही हमने H की वैल्यू को डिक्रीज किया, I की वैल्यू भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. लेकिन B पॉइंट पे देखो ध्यान से, H की वैल्यू जीरो हो गई है लेकिन I की वैल्यू जीरो नहीं हुई है. इसका मतलब इसके पास कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच गई हैं. इसकी मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल जीरो नहीं हुई है, ठीक है. तो इसीलिए तो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को परमानेंट मैग्नेट्स का नाम भी दे देते हैं कई बार, क्योंकि इसके अंदर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल जीरो नहीं होती है जैसे ही हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो इसकी
एच की वैल्यू 0 होने पर आई की वैल्यू 0 नहीं हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिला। तो इसलिए इसको नाम दिया गया इस डिस्टेंस को ओ से लेकर बी तक, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया, रिटेंटिविटी, ठीक है। इसको क्या बोला गया, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0। जब हमने इसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड को 0 कर दिया तब भी उसके पास इतनी एबिलिटी है उस सब्सटेंस के पास कि वो कुछ मैग्नेटिज्म दिखा सकता है, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके पास हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पार्ट को क्या बोला जाता है, रिटेंटिविटी। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, h की वैल्यू 0 हो गई बट i की वैल्यू हमें बिल्कुल 0 नहीं मिली, ठीक है। कुछ वैल्यू हमें उसकी मिली, किस पॉइंट पे मिली, b पॉइंट पे मिली, मतलब उसने अपने पास कुछ वैल्यू रिटेन करके रख ली, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया इस पार्ट का रिटेंटिविटी। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा कि चलो आई की वैल्यू को एच की वैल्यू को इंक्रीज भी करके देख लिया और एच की वैल्यू को डिक्रीज भी करके देख लिया। अब जरा इसकी वैल्यू जो है उसको रिवर्स के अंदर लेके जाया जाए, मतलब पॉजिटिव एच की बजाय अब हम किधर लेके जाएं इसको, नेगेटिव एच की तरफ। तो जैसे ही हम इसको नेगेटिव एच की तरफ लेके गए तो हमें बी से सी पॉइंट तक पहुंचे, ठीक है। तो सी पॉइंट पर पहुंचने पर फिर से देखो क्या हो रहा है, एच की वैल्यू को हमने नेगेटिव किया लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन जब हमने एच की वैल्यू नेगेटिव ली तो नेगेटिव एच के लिए आई की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब वो सब्सटेंस जो लिया था हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, तो सी पॉइंट पर उसकी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, लॉस हो गई है, तो वो डीमैग्नेटाइज हो गया। तो आई की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिली, 0 मिली। तो ये पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो इसने सी ओ पार्ट है जिसमें इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, हमें सी पॉइंट पे 0 मिल रही है, तो सी ओ जो पार्ट है उसको क्या नाम दिया गया, कॉर्सिविटी, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया, कॉर्सिविटी। तो कॉर्सिविटी का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मतलब उसकी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए कितनी वैल्यू हमें एच की चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्सिविटी, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, CO को कॉर्सिविटी। तो बस यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया, इसके बाद सब प्रोसेस जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो उसके बाद हमने क्या किया, एच की वैल्यू तो नेगेटिव है, डी पॉइंट तक ये ग्राफ हमें मिला, ठीक है। और आई की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। देखो इस क्वाड्रेंट के अंदर आई की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव मिल रही है हमें, ठीक है। तो एच नेगेटिव मिल रहा है तो आई की वैल्यू भी क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। लेकिन डी पॉइंट पे जाके फिर से ये सैचुरेशन आ गई, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो अब क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है आई की वैल्यू, ठीक है। तो जितना आप एच नेगेटिव इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही इसकी वैल्यू यहाँ पे डी पॉइंट पे क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। मतलब अब कितना भी अब आप इसको एच की वैल्यू को इंक्रीज करें इन नेगेटिव डायरेक्शन, लेकिन आई की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो सैचुरेशन किधर आया, ये नेगेटिव एच में डी पॉइंट पे मिला हमें, ठीक है। तो फिर से हमने धीरे धीरे इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू किया और 0 की तरफ पहुंचना शुरू किया, हमने पॉजिटिव की तरफ पहुंचना शुरू किया। तो हमें ग्राफ मिला इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो डी से लेके ई पॉइंट तक हम पहुंच गए। तो देखो डी से ई की तरफ पहुंचे तो एच जैसे ही हमने इंक्रीज किया, आई की वैल्यू फिर से नॉट इक्वल्स टू 0 आई, ठीक है। रिटेंटिविटी का सीन आ गया, देखो फिर से रिपीट हो गया ये वाली चीज, रिटेंटिविटी मिली हमें क्योंकि यहाँ पे हमने एच की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया, लेकिन आई की वैल्यू हमें फिर भी कुछ ना कुछ मिलेगी। फिर उसके बाद देखो इस डायरेक्शन के अंदर हम ऊपर की तरफ जैसे ही गए ई से एफ तक, फिर एफ से वापस हम पहुंचे ए पर, सैचुरेशन पॉइंट पर। तो इस तरह का हमें एक हिस्टेरेसिस लूप मिलता है, ठीक है। तो इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, एक हिस्टेरेसिस
लूप बोलते हैं। ABCDEFA, इसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टेरेसिस लूप। इसको पूरे को नाम दिया जाता है हिस्टेरेसिस लूप का। ठीक है, तो अब होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसका ग्राफ ही मेन समझने वाली चीज है कि कहाँ पे आपको रिटेंटिविटी मिलेगी, कहाँ पे कर्सिविटी मिलेगी। ठीक है, और किस डायरेक्शन के अंदर आप किस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं। नेक्स्ट, इन शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा इससे इजीली कि इस लूप के अंदर हमने क्या समझा। हिस्टेरेसिस लूप जो है वो कहाँ से थी? ABCDEFA। तो ये पूरी लूप को हमने क्या नाम दिया? हिस्टेरेसिस लूप का। तो ए पॉइंट पे देखो मैग्नेटाइजेशन मिला हमें, मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ। सी पॉइंट पे जाके वो क्या हो गया? डीमैग्नेटाइज। ठीक है, फिर उसके बाद वो डी पॉइंट पे क्या हुआ? इन अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज। फिर से एफ पॉइंट पे क्या मिला हमें? डीमैग्नेटाइजेशन। तो मतलब दो जगह पे मटेरियल जो है वो क्या हुआ? मैग्नेटाइज हुआ, और दो जगह पे वो क्या हुआ? डीमैग्नेटाइज हुआ। ठीक है, तो डीमैग्नेटाइज जो है वो किस पॉइंट पे हुआ? देखो सी और एफ पे हुआ, सी और एफ। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं उस पे हमें क्या मिला? डीमैग्नेटाइजेशन मिला। ठीक है, और ए और डी पॉइंट, ये जो पीक पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सैचुरेशन पॉइंट्स जो हैं, यहाँ पे मटेरियल क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाना। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। तो द लैग ऑफ आई बिहाइंड एच। एच, आई जो है हमेशा एच के पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम एच की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तभी आई की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया हिस्टेरेसिस का, क्योंकि आई जो है हमेशा इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है? एच के पीछे चल रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी टॉपिक है, और इसको आप ज़रूर अच्छे से अपने बुक में से भी रीड करेंगे और अपनी बुक में अच्छे से नोट्स की फॉर्म में इसको लिखेंगे। थैंक यू।